हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, चैप्टर नंबर 6। ओके, टाउन ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन। तो हमने कंटिन्यू किया था कल। आप बात करेंगे अ गेटवे टू द वेस्ट, इट मीन्स सूरत। जो गेटवे जिसको हम कहते हैं, बेसिकली एंट्री पॉइंट कह सकते हो, ठीक है, एंटर पॉइंट कह सकते हो उसको, सूरत को, ठीक है, वेस्ट का। क्या कहता है देखेंगे। एम्पोरियम एक टर्म यहाँ पर देता है, a place where goods from diverse production centers are bought and sold। जहाँ पर को ऐसा एक प्लेस जहाँ पर को अलग अलग सेंटर से, प्रोडक्शन सेंटर से, ठीक है, जो प्रोडक्ट होता था, गुड्स होता था, वो एक्सपोर्ट किया जाता था, बेसिकली खरीदा और बेचा जाता था, बॉट एंड सोल्ड। तो बात करेंगे सूरत इन गुजरात was the emporium of western trade during the Mughal period along with Cambay, present day खंबात जिसको हम कहते हैं, ठीक है, and somewhat later Ahmedabad। Surat was the gateway for trade with West Asia via the Gulf or Ormuz। Surat has also been called the gate to Makkah because many pilgrim ships set sail from here। तो बेसिकली जो सूरत है, ठीक है, मुग़ल टाइम पे इसको कैम्बे कहते थे, आज की डेट में खंबात कहते हैं। और बाद में ये अहमदाबाद के साथ में, ठीक है, गुजरात में वेस्टर्न ट्रेडिंग सेंटर बन गया था एक तरह से। सूरत और जो उर्मुज है आपका, ठीक है, गल्फ ऑफ उर्मुज कह सकते हो, इससे होते हुए जो वेस्टर्न एशिया था उसके साथ ट्रेडिंग होती थी। और सूरत जो है एक तरह से मक्का का, आप उसको गेट भी कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहीं से ज़्यादातर जो पिलग्रिम्स होते थे, जो हज जाते थे, ठीक है, यहीं से जाते थे, ठीक है, जो शिप्स होते थे वो इसी रास्ते से होते हुए जाते थे। द सिटी वॉज cosmopolitan and people of all castes and creeds lived there। In the 17th century, the Portuguese, Dutch, and English had their factories and warehouses at Surat. According to the English chronicler Ovington, who wrote an account of the port in 1689, on average 100 ships of different countries could be found anchored at the port at any given time। सूरत एक इतना बड़ा वो था, सिटी था, जहाँ पर को सभी जाति के लोग, सभी कास्ट के, सभी क्रीड, हर रिलीजन के लोग होते थे, ठीक है। और 17th सेंचुरी में पुर्तगाली, डच और पुर्तगीज़ थे, डच थे, अंग्रेज़ थे, ठीक है, उन सब के कभी ना कभी वहाँ वेयर हाउस रहे थे। ओविंगटन जो एक फॉरेन क्रॉनिकलर है, 1689 में उसने सूरत जो पोर्ट है उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया है कि ये इतना ज़्यादा बिजी पोर्ट था कि किसी टाइम भी आप यहाँ पर को अलग अलग कंट्री से आते हुए 100 क्या से भी ज़्यादा शिप्स वहाँ पर देख सकते हो। ये अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा, आज की डेट में भी सूरत काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, पोर्ट है। हालांकि आजकल तो पूरे कोस्टल एरिया में अगर आप जो 9 स्टेट्स हैं, सब अपने आप में वो एक बड़े पोर्ट बन के सामने आए हैं। लेकिन सूरत क्योंकि वेस्टर्न यूरोप है, यूरोप की वजह से सूरत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन के आया, क्योंकि जो बे है, ठीक है, गल्फ़ है, ऑर्मुज़ गल्फ़ है, उसी वे से होते हुए सीधे जो रास्ता है सीधे सूरत पे ही आके सूरत पे ही पहुंचता था। तो इस वजह से वो ट्रेडिंग का रूट बन गया था एक तरह से। तो इस वजह से सूरत क्या था, एक फेमस पोर्ट अपने आप में बन के उभरा था। There were also several retail and wholesale shops selling cotton textile. The textile of Surat were famous for their gold lace borders, jari, and had a market in West Asia, Africa, and Europe. The state built numerous rest houses to take care of the needs of people from all over the world who came to this city. There were magnificent buildings and innumerable pleasure park. The Kathiawar Seth और महाजन्स, मनी चेंजर्स जिनको हम कहते थे, हैड ह्यूज बैंकिंग हाउसेज एट सूरत। इट इज़ नोट वर्दी दैट द सूरत हुंडीज वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट्स ऑफ कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। तो सूरत बेसिकली काफ़ी एक बड़ा हब बन के निकला था
कॉटन के, अगर हम कॉटन टेक्सटाइल के मामले में भी कहें, ठीक है, होलसेल के टाइम के मामले में कहें, या फिर आपका रिटेलर के मामले में कहें, हर केस में सूरत आपका एक हब बन के सामने आया। सूरत फेमस था उस टाइम पे अपने जरी के काम के लिए। जरी मतलब बॉर्डर का जो काम होता है, ठीक है, और उसके लिए आपका वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप में मार्केट अवेलेबल था। वो वहाँ अपना सामान यहाँ से ले जाके वहाँ बेचते थे। और मैंने आपको पहले बताया था, इंडिया का कॉटन तो काफ़ी फेमस रहा था अपने टाइम पे। पूरे वर्ल्ड के कॉटन में इंडिया का कॉटन काफ़ी ज़्यादा सूटेबल था, कंफर्टेबल था, ठीक है। और उसी सूरत ने जो भी पूरे वर्ल्ड से आते थे, बाहर से लोग आते थे, तो उनके लिए रहने के लिए रेस्ट हाउसेज भी बना रखे थे, उनकी सारी नीड्स को पूरा करने के लिए। और बेसिक एंटरटेनमेंट के भी वहाँ पर को पूरा कह सकते हो आप सुटेबिलिटी थी, ठीक है। यहाँ पर कहता है ना, द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउस टू टेक केयर ऑफ नीड्स ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड हु केम टू द सिटी। देयर वर मैग्निफिसेंट बिल्डिंग एंड इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क, ठीक है, प्लेजर पार्क, इन्यूमरेबल प्लेजर पार्क मतलब एक तरह से था, मतलब रेस्ट हाउस था, तो वहाँ पर अच्छे खासे पार्क आप कह सकते हो, ठीक है। और सूरत में अगर हम बात करें तो काठियावाड़ी सेठ काफ़ी फेमस थे। काठियावाड़ वही है सूरत वाला हिस्सा जो आप कह सकते हो, जो उसका सी वाला पोर्शन है, बाहर की तरफ को आता है, जो काठियावाड़ कोस्ट कहते हैं उसको। तो काठियावाड़ी सेठ और जो महाजन होते थे, उनकी बड़े बड़े कह सकते हो मनी एक्सचेंजर, और बेसिकली बैंकिंग का पूरा काम करते थे। बैंकिंग का मतलब यहाँ पर कोई क्या है, फंडिंग से है कि पैसा देना, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट पे देना, ठीक है। उस तरह का इन्होंने एक तरह का बैंकिंग सिस्टम ही वहाँ पर को जनरेट कर रखा था। तो सूरत में जो हुंडियाँ, जी हुंडीज जिनको ये कह रहा है यहाँ पर को, हुंडीज वर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट्स ऑफ कायरो इन इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एंटवर्प इन बेल्जियम। जो वहाँ से हुंडियाँ होती थी, हुंडी होती थी, उसको मिस्र में अगर आप जाओ, इजिप्ट में काहिरा, इराक में बसरा, बेल्जियम में एंटवर्प के मार्केट में भी उसको कह सकते हो कि ऑनर्ड, मतलब यहाँ पर कुछ से है कि एक तरह से वैलिड था, कहने का मतलब है, ठीक है। हुंडी एक तरह से आप उसको ले सकते हो जैसे आई कार्ड टाइप के, ठीक है, जिसको वहाँ जाके आप उससे रिलेटेड मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आगे कहता है, however, Surat began to decline towards the end of the 17th century. This was because of many factors: the loss of markets and productivity because of the decline of the Mughal Empire, control of the sea routes by the Portuguese, and competition from Bombay, present-day Mumbai, where the English East India Company shifted its headquarters in 1668. Today Surat is bustling commercial center. तो 17th सेंचुरी मैंने कहा भी था, ये बात करी थी कि 17th सेंचुरी में जो लास्ट का टाइम था, उस टाइम पे मुग़ल डिक्लाइन हो रहा था, तो उससे वजह से आपका सी पोर्ट्स में भी कंट्रोल नहीं रहा। कंट्रोल नहीं रहने की वजह से, और ये भी हुआ कि प्रोडक्शन लॉस हुआ, और पुर्तगीज़ आए, उन्होंने सी रूट्स पे कंट्रोल कर लिया था। और ऊपर से 1668 में अंग्रेज़ों ने अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर था उसको भी यहाँ शिफ्ट कर लिया था। और कंपटीशन में भी नहीं रह सके, क्योंकि जो बाद में फैक्ट्री से कॉटन निकलने लगा वो काफ़ी सस्ता होता था, चीप होता था, और अच्छी क्वालिटी का होता था। तो इस वजह से भी इंडियन कॉटन सर्वाइव नहीं कर पाया। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स मसूलीपट्टनम। अब कैसा ट्रबलिंग टाइम था, ठीक है, मसूलीपट्टनम के लिए क्या चैलेंजेस थे। मसूलीपट्टनम बेसिकली एक जगह जो कृष्णा रिवर के डेल्टा के पास लोकेटेड है, सिचुएटेड है, ठीक है। 17th सेंचुरी में यहाँ पर को बहुत सारी मल्टी एक्टिविटीज़ का ये सेंटर बन के आया था। द टाउन ऑफ मछलीपट्टनम, और मछलीपट्टनम लिटरली fish port town lay on the delta of the Krishna river in the 17th century. It was a center of intense activity. Intense activity मतलब मल्टी एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही थी।
हॉलैंड और जो इंग्लैंड थे, ठीक है, दोनों कंट्री की जो कंपनीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों ने मछलीपट्टनम पे कंट्रोल करने का ट्राई किया, क्योंकि बेसिकली उस टाइम पे तब तक वो जो आंध्रा का कोस्ट है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोस्ट बन के, अभी इम्पोर्टेंट पोर्ट बन के सामने आया था, ठीक है। और ये भी याद रखेंगे मछलीपट्टनम का जो फोर्ट है वो भी हॉलैंड के जो लोग थे उन्होंने ही बनाया भी था। कहता भी यहाँ पे बोथ द डच एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज attempted to control Masulipatam as it became the most important port on the Andhra coast. The fort at Masulipatam was built by the Dutch. ठीक है, डच को यहाँ पर को हम हॉलैंड कहते हैं, ठीक है, डच को ही हॉलैंड भी कहते हैं, ठीक है। अ पुअर फिशर टाउन, तो यहाँ पर को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी आपकी, उसके एक विलियम मैथवेल ने 1620 में मछलीपट्टनम के बारे में बताया है कि ये गोलकुंडा का एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक कोई एजेंट रखती थी, ठीक है। एक बहुत छोटा सा सिटी है लेकिन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, यहाँ पर को बता रखा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर फोर्टिफाइड नहीं कर रखा है, बहुत ही बेकार तरीके से इसको बना रखा है, यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन इसका ये दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। दिस इज़ द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकुंडा वेयर द राइट वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी हैव देयर एजेंट। इट इज़ अ स्मॉल टाउन बट पॉपुलस, अनवॉल्ड, ill built and was situated within all the springs and ब्रैकिश, ठीक है। इसको पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में पूरा पता चल जाएगा कि सिंपल सा सिटी थी, छोटी सी सिटी थी, डेंसिटी ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन ख़राब तरीके से बनाया था, इसका जो मेथड था बनाने का, जो बिल्डिंग मेथड थी, वो बिल्डिंग मेथड वो सही नहीं थी। आंसर क्वेश्चन भी करता है, व्हाई डिड इंग्लिश एंड डच डिसाइड टू एस्टैब्लिश सेटलमेंट्स इन मसूलीपट्टनम। तो आप ये सोचो कि क्यों इंग्लिश और डच ने इस मसूलीपट्टनम में अपने सेंटर इस्टेब्लिश करने का सोचा होगा। The Qutub Shahi ruler of Golconda imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices and other items to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies. Fierce competition among various trading groups, the Golconda nobles, Persian merchants, Telugu Komati, Chettis and European traders made the city populous and prosperous. As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the Governor Mir Jumla, who was also a merchant, began to play off Dutch and the English against each other. In 1686-1687, Mughal Emperor Aurangzeb annexed Golconda. तो यहाँ पे बताता है कि गोलकुंडा के जो कुतुब शाही थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो क्लोथ्स थे, स्पाइसेस थे और जो अदर थिंग्स थे उस पर एक तरह से मोनोपोली लगा दी, ठीक है, अपना ही पूरा राइट बना दिया। उससे हुआ क्या, वो इसलिए भी ज़रूरी था कि कहीं पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ना हो जाए। इस वजह से उन्होंने भाई एक तरह से राइट्स ले लिए, पूरी ऑटोनॉमी बना ली उस पर। तो जितने भी आपके उस टाइम पे ट्रेडर्स थे, ठीक है, गोलकुंडा के जो नोबल्स थे, जो पर्शियन थे, ठीक है, तेलुगु चेट्टियार थे और जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, उसने ही इस पूरे शहर को काफ़ी डेंस बना दिया था और काफ़ी प्रॉस्पेरस भी बना दिया था। अब मुगलों ने क्या किया, गोलकुंडा तक अपनी पावर को एक्सटेंड किया, अपना एरिया एक्सटेंड किया। तो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे मीर जुमला, जो कि खुद भी एक क्या थे, ट्रेडर ही थे, उसने क्या किया, डच और जो अंग्रेज़ थे, ठीक है, उनको आपस में उनकी लड़ाई करवा दी। तो 1686-87 में आपका जो मुग़ल एम्परर था औरंगजेब, उसने लास्ट में फाइनली गोलकुंडा को अपने ही एम्परर में उसको इंक्लूड कर लिया। यहाँ पे कहता भी है, ठीक है, एज द मुगल्स बिगेन टू एक्सटेंड देयर पावर टू गोलकुंडा, देयर रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नर मीर जुमला, हु was also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other. तो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ भिड़ गए। This caused the European companies to look for alternatives. It was a part of the new policy of the English East India Company that it was not enough if
A port had connections with the production centers of the hinterland. The new company trade centers, it was felt, should combine political, administrative, and commercial roles. As the company traders moved to Bombay, Calcutta, present day Kolkata, and Madras, present day Chennai, Masulipatam lost both its merchant and prosperity and declined in the course of the 18th century, being today nothing more than a dilapidate little town. बेसिकली एक कह सकते हो कि डिलापिडेटेड मत मीन्स यहाँ पर को खाली एक टूटा फूटा या फिर बचा हुआ बिखरा हुआ सिटी से ज़्यादा कुछ नहीं है, कहता है। अब यहाँ पे कहता है कि अब जब इतना हुआ तो जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने अल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करी, प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा यार अल्टरनेट क्या बनाया जाए। तो अब उन्होंने जो अंदर के लोग थे उनके साथ भी अपने रिलेशन अच्छे बनाने थे, क्योंकि प्रोडक्शन सेंटर्स थे उनके साथ रिलेशन बनाने ज़रूरी थे, और नया सेंटर भी चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो बम्बई वर्तमान में अगर हम प्रेजेंट में मुंबई, ठीक है, कलकत्ता प्रेजेंट कोलकाता, और मद्रास प्रेजेंट चेन्नई चले गए, ठीक है। तो इस वजह से मसूलीपट्टनम सब कुछ खो बैठा, क्योंकि अब जब इतने कन्फ्लिक्ट हो गए तो यूरोपियंस को ऑब्वियस था कि उन्होंने कहीं और जाना था, कोई मुंबई चले गया, कोई कोलकाता चले गया, कोई चेन्नई चले गया। तो इस वजह से मसूलीपट्टनम क्या हो गया, जो इतना फेमस हो रखा था सबके चले जाने की वजह से, वो 18th सेंचुरी पर आते आते डिक्लाइन हो गया, और अब लास्ट में डिलापिडेटेड लिटिल टाउन के अलावा ये कुछ नहीं बचा है। मतलब इसका कि एक टूटा फूटा शहर या फिर बिखरा हुआ शहर आप इसको कह सकते हो। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।